हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू नालंदा अकेडमी। नालंदा अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1500 MCQ सीरीज का अगला पार्ट, जिसमें आज से हम संविधान सभा के गठन के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस चैप्टर से हम सारे क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे, और जो बच जाएंगे वो कल या परसों की वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको, अपनी पहली वीडियो को, संविधान सभा के क्वेश्चन की पहली वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम संविधान सभा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन है संविधान सभा का जनक किसे कहा जाता है। इसका आपकी ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, भारत और चीन। दोस्तों, इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका को संविधान का जनक कहा जाता है। यही भी कह सकते हैं कि सबसे पहला देश जिसने संविधान तैयार किया, सबसे पहला देश संविधान निर्माण करने वाला कौन सा देश था, तो वो भी कौन था, अमेरिका। यानी सबसे पहले अमेरिका ने अपने देश के लिए संविधान बनाया था, अपने देश के नागरिकों के लिए संविधान बनाया था। इस कारण से संविधान का जनक कहा जाता है। यह संविधान बनाने वाला पहला देश भी कहलाता है। तो इसने कब बनाया था, तो दोस्तों इसने अपना संविधान 1789 यानी 1789 में बना लिया था। ठीक है दोस्तों, और इसका संविधान कैसा संविधान है, इसका संविधान हमारे ही तरह रिटन यानी लिखित संविधान है। कैसा संविधान है दोस्तों, लिखित या रिटन संविधान है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा संविधान अमेरिका, भारत, चीन और फ्रांस में से सबसे बड़ा देश संविधान किसका है, भारत का। किसका है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा संविधान है विश्व में। अब देखिए, दो लेवल होते हैं नापने के। देखिए दोस्तों, एक तो होता है आर्टिकल वाइज, कैसे, आर्टिकल वाइज किसका सबसे ज़्यादा बड़ा है, या फिर वर्ड यानी संख्या के आधार पर किसका सबसे बड़ा। तो दोनों ही बेस पे हमारा संविधान सबसे ज़्यादा बड़ा है। यानी आर्टिकल पे देखा जाए तो हमारे संविधान में, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तब लगभग इसमें 395 आर्टिकल थे। अभी 450 प्लस हो गए हैं, लेकिन तब 395 आर्टिकल्स इसमें थे। और वर्ड की यदि हम बात करें तो अप्रॉक्स 1.45 लाख वर्ड तब संविधान में थे जब इसे बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपसे क्वेश्चन करें कि सबसे बड़ा संविधान शब्द संख्या वाइज किसका है, शब्द संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो भारत। यदि क्वेश्चन करेंगे सबसे ज़्यादा आर्टिकल के आधार पर, सबसे ज़्यादा अनुच्छेद के आधार पर किसका संविधान किसका है सबसे बड़ा, तो भी भारत। इसका आपका आंसर सही हो जाएगा भारत, यानी बी आंसर आपका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है। अब दोस्तों, यहाँ पे विश्व का सबसे छोटा संविधान पूछा है, वहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके दो आधार हैं, एक तो है वर्ड वाइज शब्द संख्या, है ना, और एक था जो हमारा आधार, वो था हमारा आर्टिकल वाइज यानी अनुच्छेद के आधार पे। तो दोस्तों देखिए, इसमें यदि हम वर्ल्ड वाइज देखें सबसे छोटा संविधान, तो वर्ल्ड वाइज सबसे छोटा संविधान है मोनाको, यानी ए ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है, यदि वर्ल्ड वाइज हम देखें तो इसका ऑप्शन है ए सही, मोनाको। इसमें लगभग 3400 वर्ड है। कितने हैं दोस्तों, लगभग 3400 वर्ड हैं। और यदि हम आर्टिकल वाइज या अनुच्छेद वाइज सबसे छोटा संविधान देखें विश्व का, तो उसका आंसर होगा बी यानी अमेरिका। अमेरिका के संविधान में कितने आर्टिकल हैं, तो केवल 7 आर्टिकल है दोस्तों। कितने आर्टिकल, तो केवल 7 आर्टिकल है। इस प्रकार यदि पूछा जाए इसमें कि विश्व का शब्द संख्या के आधार पर सबसे छोटा संविधान किसका है, तो मोनाको आपका ए आंसर सही होगा। और यदि पूछा जाए विश्व का सबसे छोटा संविधान अनुच्छेद के आधार पर किसका है, तो होगा अमेरिका। मोनाको का है 3400 वर्ड, और आर्टिकल यदि अमेरिका की पूछी जाए तो है 7। तो इस तरह इसके ए और बी दोनों आंसर सही हो गए। डिपेंड करता है कि संविधान किस बेस पे पूछा गया सबसे छोटा संविधान। यदि ऑप्शन में मोनाको नहीं है और ऐसा ही क्वेश्चन आता है तो आपको अमेरिका लगाना है, और अमेरिका नहीं है ऐसा ही क्वेश्चन आता है तो आपको मोनाको लगा देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे नया लिखित संविधान किसका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे नया लिखित संविधान किसका है। तो विश्व का सबसे नया लिखित संविधान है हमारे नेपाल का। सबसे नया संविधान किसका है दोस्तों, नेपाल का। ये कब बना, तो ये बना सितंबर 2015 में। ठीक है दोस्तों, तो विश्व का सबसे नया लिखित संविधान किसका हुआ,
ये हुआ नेपाल का, जो बन के कब तैयार हुआ, जो बन के तैयार हुआ सितंबर 2015 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन देशों का संविधान लिखित नहीं है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है किन देशों का संविधान लिखित नहीं है। तो अब किन किन देशों का संविधान लिखित नहीं है। ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, हमें पता है, तो ए ऑप्शन सही है। अब हमें ये 3 पता नहीं है कि इसका है कि नहीं है ना दोस्तों। तो देखिए मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, ये तो सबको पता है। लेकिन ब्रिटेन के अलावा न्यूजीलैंड, इजराइल और सऊदी अरेबिया, इन सभी के संविधान लिखित नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 4 यानी ऑल, यानी सभी के सभी देश, जितने भी देश इसमें दिए हैं मैंने, इन सभी देशों के जो संविधान है वो लिखित नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 यानी ऑल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन देशों का संविधान लिखित है। अब दोस्तों ये पूछ रहा है कि किन देशों का संविधान लिखित है। तो हमें पता है कि भारत देश का जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। सेम अमेरिका का संविधान सबसे पहला संविधान है और लिखित संविधान है। सेम दोस्तों जर्मनी का भी है, जर्मनी का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, डी, अर्थात इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, अर्थात इसका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि हमारे सभी आंसर सही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए संविधान बनाने वाली सबसे पहले व्यक्ति हमें कब मिलती है। दोस्तों क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान बनाने की सबसे पहली, ये अभिव्यक्ति है दोस्तों, ठीक है, ये व्यक्ति नहीं है, ये अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति, सबसे पहली अभिव्यक्ति कब मिलती है। तो भारत के संविधान बनाने की सबसे पहली अभिव्यक्ति हमें कब मिलती है। तो आपके ऑप्शन है 1881, 1885, 1895 और 1800 और 1900। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि 1885 में INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन कर दिया गया था। और इसके बाद कहीं ना कहीं अब हमारे भारतीयों ने कहीं ना कहीं कांग्रेस या संविधान सभा का, कांग्रेस जो थी उसने संविधान सभा के गठन की बात स्टार्ट कर दी थी। इस प्रकार हमें 1895 में सर्वप्रथम, ये सबसे पहले संविधान बनाने के लिए पहली अभिव्यक्ति मिलती है, जिसमें 1895 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा एक स्वराज विधेयक लाया गया था। कौन सा विधेयक लाया गया था, स्वराज विधेयक, एक स्वराज विधेयक लाया गया था। और उस स्वराज विधेयक के द्वारा स्वराज विधेयक लाया गया था, और उस स्वराज विधेयक में हमें संविधान सभा के निर्माण की हमें सबसे पहली अभिव्यक्ति मिलती है, या संविधान सभा के गठन की पहली अभिव्यक्ति हमें 1895 में लोक बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक में देखने को मिलती है। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, यह किसने कहा था। तो ये कथन किसका था। आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, ये कथन कहा था हमारे महात्मा गांधी जी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। और ये कब कहा था। तो दोस्तों ये कथन उन्होंने 1922 में अपनी एक पत्रिका जो निकालते थे, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था हरिजन नाम की पत्रिका निकालते थे। उस पत्रिका में उन्होंने ये बात कही थी कि जो भारतीय संविधान होना वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, भारतीयों के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि वो संविधान किसके लिए बन रहा है, वो संविधान बन रहा है भारतीयों के लिए। तो इसलिए वो भारतीयों की इच्छा अनुसार भी होना चाहिए। तो कब कहा, 1922 में। किसने कहा, महात्मा गांधी ने। किसके द्वारा, तो एक हरिजन नामक पत्रिका निकाली जाती थी, उसके द्वारा इस बात की अभिव्यक्ति की गई थी उन्हें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में किसने किया। क्वेश्चन तो ये है 1934 में संविधान सभा के निर्माण या गठन की बात किसने कही। तो आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, एम.एन. रॉय, पंडित नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर। तो देखिए दोस्तों, 1934 में संविधान सभा के गठन की आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल फॉर्म में, वो तो सिर्फ अभिव्यक्ति हुई थी ना, लेकिन यहाँ पे अब आधिकारिक रूप से इसकी बात की गई। और इसकी बात किसने की, तो इसकी बात की गई एम.एन. रॉय के द्वारा। और ये कौन थे, एम.एन. रॉय। तो एम.एन. रॉय भारत के प्रमुख एक साम्यवादी नेता थे। कौन से नेता थे दोस्तों, एक साम्यवादी नेता, एक कम्युनिस्ट लीडर थे, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले आधिकारिक रूप तौर पे संविधान सभा के निर्माण की बात कही। तो आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
1938 में संविधान सभा के निर्माण के लिए पंडित नेहरू ने किन दो बातों की घोषणा की थी? तो 1938 में संविधान सभा के निर्माण से पहले पंडित जी नेहरू ने किन्हीं दो बातों के लिए कहा था कि यदि संविधान सभा का निर्माण हो या भारत के लिए संविधान बनाया जाए तो इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान बनाया जाए। और उसके पहले भी 1936 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने ही की थी। तो उन्होंने वहाँ पे संविधान सभा के अर्थ एवं महत्व की व्याख्या पहले ही कर दी थी। किसकी? संविधान सभा के अर्थ एवं महत्व की व्याख्या 1936 के लखनऊ अधिवेशन में पहले ही कर चुके थे। अब उन्होंने 1938 में ऑफिशियली तौर पर सिर्फ दो बातें और कहीं। क्या कहीं दोस्तों? तो वो ही कहा गया, एक तो उन्होंने कही कि भारतीय संविधान का जो चुनाव है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए और संविधान सभा के निर्माण में कोई भी बाहरी हस्तक्षेप ना हो, अर्थात ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश हुकूमत का हस्तक्षेप ना हो, और जो चुनाव हो ब्रिटिश संविधान सभा का वो वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो आपके ऑप्शन कौन कौन से सही हैं? आपके बी और सी सही है। हम देखते हैं बी और सी कहाँ हैं। तो बी और सी हमारे दूसरे नंबर पे हैं, यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा बी और सी। तो संविधान सभा के निर्माण के लिए 1938 में पंडित नेहरू ने इन दो बातों के लिए बात कही थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन संविधान सभा का प्रस्ताव लेकर कब आया था? तो देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब 1938 में नेहरू जी ने ये बात कही तो उसके बाद क्या होता है कि 1940 में उनकी बातों को मानते हुए, नेहरू जी की बातों को मानते हुए ब्रिटेन से एक मिशन आता है जिसे कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। वो एक प्रस्ताव लेकर आते हैं संविधान सभा के निर्माण के लिए जिसे कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। बट किन्हीं कारणों से ये सक्सेस नहीं हो पाता, ये फेल हो जाता है और ये वापस चला जाता है। इसके बाद फिर कुछ टाइम बाद 1940 में, इसके बाद कुछ टाइम बाद फिर से एक नया प्रस्ताव लेकर आते हैं लोग, और वो कौन होता है? वो होते हैं क्रिप्स। ठीक है, इसे क्रिप्स मिशन कहा जाता है। सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो एक ब्रिटिश संसद में कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, तो वो और उनके साथ एक और सदस्य आता है। ये दोनों लोग आते हैं एक नया प्रस्ताव लेकर, और ये कब आते हैं? तो आपका बी ऑप्शन 1942 में लोग आते हैं, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है और ये दोनों आते हैं और एक नया प्रस्ताव लेकर आते हैं, लेकिन ये भी किन्हीं कारणों से फेल हो जाता है। ये भी क्रिप्स मिशन भी पास नहीं हो पाता, ये भी किसी कारण से एक्सेप्ट नहीं किया जाता संविधान सभा के निर्माण के लिए, और ये भी फेल हो जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या सही है? आपका ऑप्शन बी सही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस योजना को शिमला समझौता के नाम से भी जाना जाता है? देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया पहले अगस्त प्रस्ताव आया, फिर क्रिप्स मिशन आया, अब इसके बाद एक अगला मिशन आता है, एक अगली योजना लेकर आता है कोई, और उसे क्या कहा जाता है? तो अब देखिए, इस समय पे हमारे जो भारत के वायसराय हैं वो थे वेबल। कौन थे दोस्तों? वेबल। ठीक है, और ये एक नई योजना लेकर आते हैं जिसे कहा जाता है वेबल योजना। कैसे कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है वेबल योजना। और क्योंकि जो वेबल योजना है इसमें मुस्लिम लीग के पार्टी के सदस्य, यानी इसमें मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग रहती है, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस रहती है, और जो हमारे वायसराय हैं ये भी रहते हैं। तो इस प्रकार से ये त्रिचक्रीय प्रवाह हो रहा होता है, त्रिचक्रीय, ठीक है, टेबल पे बैठक होती है। और ये जो बैठक होती है ये होती है हमारे शिमला में। कहाँ पे होती है दोस्तों? शिमला में होती है, और इसलिए इसे वेबल योजना को शिमला समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ये भी दोस्तों किसी रीजन से फेल हो जाती है, क्योंकि इसे मुस्लिम लीग का सुबह से ही मुस्लिम लीग का ये मांग रहता है कि हमें हमारा एक अलग डोमिनियन, एक अलग देश बना दो और हमें हमारा अलग देश दे दो, जिसे अगस्त प्रस्ताव के द्वारा, क्रिप्स मिशन के द्वारा और फिर वेबल योजना के द्वारा ठुकरा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ठुकरा दिया जाता है, जिस कारण से वेबल योजना भी फिर से फेल हो जाती है। ये भी फेल हो जाती है। क्या हो जाती है? ये फेल हो जाती है। तो याद रखो दोस्तों कि सी ऑप्शन सही है, वेबल योजना को ही शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से 1946 में भारत आई कैबिनेट मिशन, भारत आई कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि 1940 में जो कैबिनेट मिशन भारत आया था उसमें से कौन सदस्य नहीं था उसका? इनमें से कौन उसका सदस्य नहीं था? तो दोस्तों हम ऑप्शन देख लेते हैं। सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे, है ना, ये तो हमारे थे। AB अलेक्जेंडर, ये भी हमारे थे। सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये भी हमारे थे। मतलब इसका ऑप्शन डी सही है, यानी सर विलियम ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। दोस्तों ये वही हैं जो एक बार पहले भी आ चुके थे और दोबारा आए हैं कैबिनेट मिशन में, है ना। ये 1942 में पहले भी आ चुके थे और 46 में दोबारा आते हैं कैबिनेट मिशन के साथ में। तो ये 3 लोग थे, लेकिन ये इसके सदस्य नहीं थे। तो इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन इसमें सही है। 1946 में ये तीनों लोग कैबिनेट मिशन
के सदस्य बनकर भारत आए थे। और ये जो प्रस्ताव लेकर आए थे, इनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा भी और INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा भी। वैसे बात ये हो जाती है कि ठीक है, हम अलग राष्ट्र का निर्माण तो नहीं करेंगे, मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र का निर्माण तो नहीं होगा, लेकिन जितनी आपकी पॉपुलेशन है इंडिया में या भारत में, आपकी जितनी भी जनसंख्या है, उसके बेस पे आपके लिए टोटल संविधान सभा में जितनी सीटें हैं, उसमें से संख्या के आधार पे, आपकी टोटल संख्या के आधार पे आपके लिए उतनी सीटें आरक्षित या रिजर्व कर दी जाएंगी। और इस बात पे काफ़ी हद तक मुस्लिम लीग जो है वो संतुष्ट हो जाती है और INC भी इस बात के लिए मान जाती है। और इस प्रकार से ये योजना फेल नहीं होती और सक्सेस हो जाती है और यहाँ से संविधान सभा के निर्माण या संविधान सभा के गठन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है या तैयार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से उन्होंने बीच का मार्ग अपनाया कि अलग देश नहीं बनेगा, लेकिन आपको इसी देश में कुछ आरक्षण दे दिया जाएगा ताकि आपको आपकी कम्युनिटी के लिए बराबर प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके या बराबर रिप्रेजेंटेशन प्राप्त हो सके। तो इसका ऑप्शन डी सही था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या या कुल सीटें कितनी थीं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो संविधान सभा की कुल सीटें कितनी थी? तो जब एक निश्चित पॉपुलेशन के बेस पे सीटें निर्धारित की गई, वो शायद 10 लाख था, 10 लाख पे एक सीट निर्धारित करने का फैसला लिया गया कि 10 लाख लोगों पे एक सीट निर्धारित की जाएगी। तो टोटल सीटें कितनी हुई? तब टोटल सीटें 389 निकल के आई थी। तो इसलिए हमारा कौन सा आंसर सही है? तो दोस्तों हमारा ए आंसर सही है। टोटल सीटें कितनी थी? टोटल 389 सीटें थीं। अब इसका एक डिवाइडेशन था, वो मैं आपको भी आगे समझा दूंगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में कुल कितनी सीटें जीती थीं? क्वेश्चन है दोस्तों, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में कुल कितनी सीटें जीती थीं? तो देखिए दोस्तों, मुस्लिम लीग को जो टोटल सीटें मिली थी उनकी जनसंख्या के बेस पे वो मिली थी 79 सीटें। कितनी सीटें? 79 सीटें उनकी जनसंख्या के बेस पे उनको आरक्षित या उनको प्रदान की गई थी, जिसमें से दोस्तों उन्होंने मुस्लिम लीग ने 79 सीटों में से 73 सीटें जीत ली थी, अर्थात इसका ऑप्शन सी सही है। तो मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली? तो मुस्लिम लीग को दोस्तों 73 यानी सी ऑप्शन सही है, इतनी सीटें उसने चुनाव में जीती थीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब पहले मैं आपको सीटों का एक पैरा समझा देता हूँ कि कितनी सीटें थी, किस हिसाब से या किस रेशियो में सीटों का डिवाइडेशन किया गया, ये मैं आपको एक बार पूरे से अच्छे से समझा देता हूँ, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों हम पैरा समझ लेते हैं पहले। देखिए दोस्तों, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए टोटल संख्या कितनी थी दोस्तों इसमें? तो टोटल संख्या जो थी वो थी 389। अभी मैंने आपको बताया टोटल संख्या कितनी थी टोटल, तो टोटल संख्या थी 389। उन 389 सीट में से ब्रिटिश शासन की जो सीटें थी, जो ब्रिटिश भारत के क्षेत्र थे, उसको कितनी सीटें दी गई? उसको सीटें दी गई 296। जो ब्रिटिश भारत के क्षेत्र थे उनको सीटें दी गई 296। इसके अलावा 93 सीटें रिजर्व की गई, या 93 सीटें आरक्षित की गई थी देसी रियासतों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है बहुत सारी देसी रियासतें थी, जैसे सिंधिया या होलकर और बुंदेले, झांसी में बुंदेल, है ना। तो ऐसी बहुत सी सीटें हुआ करती थी। तो 93 सीटें देसी रियासतों के लिए रिजर्व कर दी गई। अब इसमें भी 296 में कैसे डिवाइडेशन हुआ? तो 296 में भी 292 सीटें जो हैं, ठीक है, 292 सीटें जो हैं वो थी ब्रिटिशर्स के लिए या ब्रिटिश प्रांत के लिए, और 4 सीटें जो थी वो दी गई चीफ कमिश्नरी के प्रांत को। किसको दी गई दोस्तों? तो ये 4 सीटें दी गई चीफ कमिश्नरी के प्रांत को। अब देखेंगे आप इसमें से, तो इन 4, अब चीफ कमिश्नर के प्रांत क्या थे? तो चीफ कमिश्नर के प्रांत जैसे आज के समय में मान लीजिए आप अपने जो अपन कहते हैं यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, वैसे ही उस समय बोलते थे चीफ कमिश्नरी के प्रांत। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन कौन आता है? चीफ कमिश्नर की 4 कौन कौन सी सीटें थी? तो इसमें थी दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूच। ठीक है दोस्तों, तो दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूच, ये 4 प्रांत की सीटें, इन 4 जगह थे, ये कहलाते थे उस समय चीफ कमिश्नरी के क्षेत्र। और 292 थे ब्रिटिश शासन के अंदर में क्षेत्र। अब इस 292 में भी 3 समुदायों में इनको बांटा गया था सीटों को। कितनी सीटों में बांटा गया था दोस्तों? 3 रेशियो में सीटों को टोटल बांटा गया था। जो ब्रिटिश प्रांत की सीटें थी, टोटल ब्रिटिश प्रांत की सीटों को 3 रेशियो में बांटा गया था। 213 सीटें दी गई सामान्य वालों के लिए। अब सामान्य कौन थे मैं बताता हूँ। 79 सीटें आरक्षित की गई थी मुस्लिम लीग के लिए और 4 सीटें आरक्षित की गई थी सिख के लिए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी सीटें आरक्षित थीं, मतलब ब्रिटिश प्रांत को दी गई सीटों का जो निर्धारण था वो 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर किया जाना था, जिसमें से एक समुदाय था सिख, दूसरा समुदाय था मुस्लिम लीग
और इन दोनों को छोड़ के जितने भी बचे उनको हम कह सकते हैं जनरल या सामान्य, और उनके लिए सीटें आरक्षित की गई थी 213। अब इसमें भी 213 में से कांग्रेस ने, ठीक है, इनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? कांग्रेस। तो इन 213 में से 208 सीटें किसने जीती? कांग्रेस ने जीती। 79 जो मुस्लिम को सीट दी गई उसमें से 73 सीटें किसने जीती? वो मुस्लिम लीग ने जीत ली। और 15 सीटों पे निर्दलीय या स्वतंत्र लोगों ने चुनाव जीते। या 15 सीटों पे स्वतंत्र या निर्दलीय लोग चुनाव जीतकर आए थे। इस प्रकार से कुछ सीटों का आवंटन किया गया था। तो आई होप कि आपको ये याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये उसका चार्ट था सीटों का। इसे आप अच्छे से एक बार माइंड मैप बना लें और ऐसे ही लिख लें तो आपको पूरा याद बना रहेगा इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों, पंडित नेहरू, एच.सी. मुखर्जी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। इस प्रकार आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो देखिए दोस्तों, पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर को। कब हुई थी? 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा ने। दूसरी बैठक कब हुई? तो दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर को। कब हुई? 11 दिसंबर को। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो ये अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। और ये फ्रांस की तर्ज पे जो सबसे वरिष्ठ नागरिक था सभा का, उसे यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। फिर 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को सर्वसम्मति के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। किसे कर दिया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। और इसके साथ ही उपाध्यक्ष, इसके साथ ही 2 उपाध्यक्ष कौन कौन से? एक तो डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी तथा दूसरे वी.टी. कृष्णाचारी। एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचारी को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। और सलाहकार एवं संवैधानिककार भी नियुक्त किए गए, उनको मैं भी आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद जो तीसरी बैठक होती है, यानी तीसरी बैठक कब होती है? 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है। और इस तीसरी बैठक में जो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव है वो लाया जाता है, जिसका मैंने आपको क्वेश्चन दिया। तो ये कब आया था? तो ये लाया था दोस्तों 13 दिसंबर को। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि ये गलत है और ये गलत है। 13 दिसंबर डेट है। अब इन दोनों में से कौन है और कौन लाया था? तो देखिए 13 दिसंबर को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे पंडित नेहरू। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? हमारा ए ऑप्शन सही हुआ। यानी 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी के द्वारा ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव लाया था। और दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो आज के हमारे जो प्रस्तावना है उसी के जैसा था। उसमें उद्देश्य में प्रस्तावना ही थी कि हम एक कैसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं, हम एक कैसा भारत चाहते हैं अपने फ्यूचर के लिए, और वही सब कुछ उसमें डिटेल से लिखा हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रवक्ता एवं संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? मैंने अभी आपको बताया कि 13 दिसंबर की बैठक में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ये सलाहकार और प्रवक्ता नियुक्त किए गए थे। तो इसका सही आंसर क्या है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है आपके जी.वी. मावलंकर, कृष्णाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और बी.एन. राव। सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जी.वी. मावलंकर, कृष्णाचारी और बी.एन. राव। तो दोस्तों इसका आपका ऑप्शन सही है बी, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन को संविधान सभा का क्या नियुक्त किया गया था? प्रवक्ता नियुक्त किया गया था। क्या नियुक्त किया गया था? प्रवक्ता। और बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। राधाकृष्णन प्रवक्ता बने थे और बी.एन. राव जी संवैधानिक सलाहकार बने थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रियासत के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में कभी भी भाग नहीं लिया? तो देखिए दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि 93 देशी रियासतों के लिए सीटें आरक्षित की गई थी, जिसमें से पहले तो देशी रियासतों ने सीटों में भाग नहीं लिया या संविधान सभा में भाग नहीं लिया और सीटें खाली बनी रहीं उनकी देशी रियासतों की। लेकिन जैसे ही बाद में कुछ छः देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग लिया। जब 3 जून को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत हुई, जब 3 जून को माउंटबेटन योजना आई, जिसमें ये कह दिया गया था कि अब देश का बंटवारा होगा और उस बंटवारे में पाकिस्तान तथा भारत नाम के 2 डोमिनियन स्टेट या 2 स्वतंत्र राष्ट्र बनेंगे और देशी रियासतों को यह अधिकार होगा कि वो चाहे तो भारत में, चाहे तो पाकिस्तान में, या फिर वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। और इसके बाद फिर बाकी जितनी भी देशी रियासतें थीं, इन 6 को छोड़ के, ये 6 तो पहले ही शामिल हो गए थे,
इन 6 को छोड़ के बाकी जितनी भी देसी रियासतें थीं वो भी इसमें शामिल हो गई। तो जो देसी रियासतें थी वो 28 अप्रैल 1947 से धीरे धीरे इसमें आके शामिल होने लगी थी। लेकिन जो बाकी बची हुई थी वो 3 जून के बाद बाकी इसमें शामिल हो गई। लेकिन एक देसी रियासत ऐसी थी जिसने संविधान सभा में कभी भी भाग नहीं लिया, या उस संविधान देसी रियासत से उनका प्रतिनिधि संविधान सभा में कभी भी नहीं आया, और वो कौन सी थी? तो दोस्तों वो थी हैदराबाद। यानी आपका डी ऑप्शन सही है। हैदराबाद का कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में कभी नहीं आया, या उसने कभी भी भाग नहीं लिया, क्योंकि वो अपने आप में स्वतंत्र रहना चाहती थी, वो इसके साथ नहीं मिलना चाहती थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के बतौर विधानमंडल के रूप में बैठक होने पर उसकी अध्यक्षता कौन करता था? दोस्तों क्वेश्चन समझिए कि अब क्या होता है कि 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो जाता है। ठीक है, 1947 को हमारा देश आज़ाद हो जाता है। आज़ाद होने के पास अब क्योंकि अंग्रेज़ देश छोड़कर चले गए हैं, और अब हमें क्या करना है कि हमें संविधान तो बनाना ही है, क्योंकि संविधान सभा का निर्माण हो चुका है, संविधान तो बनाना ही है। लेकिन उसके साथ साथ अब हमें अपने देश को भी चलाना है, देश के शासन को भी चलाना है। क्यों? क्योंकि देश के शासन चलाने वाले अंग्रेज़ तो जा चुके हैं, है ना। तो अब क्या होता है कि यही संविधान सभा 2 रूपों में काम करती है। 2 रूपों में, कैसे 2 रूपों में काम करती है? एक तो वो संविधान सभा के रूप में काम कर रही है, संविधान सभा के रूप में काम कर रही है, और दूसरा वो विधानमंडल या विधान परिषद या संसद जो भी कहिए, विधानमंडल के रूप में भी काम कर रही है, विधानमंडल के रूप में भी काम कर रही है। तो जब देखिए इसमें समझिए दोस्तों कि जब वो पूछे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को। ठीक है, अध्यक्षता किसने की बता चुका हूँ, सच्चिदानंद सिन्हा ने, है ना। और यदि पूछे कि विधानमंडल की पहली बैठक कब हुई, तो विधानमंडल की पहली बैठक दोस्तों हुई थी 17 नवंबर को। कब हुई थी दोस्तों? 17 नवंबर को इसकी पहली बैठक हुई थी विधानमंडल की। एज अ विधानमंडल, संविधान सभा ने बतौर विधानमंडल बतौर विधायिका काम करना जब से स्टार्ट किया, तो उसकी पहली बैठक एज अ विधायिका हुई थी 17 नवंबर 1947 को। ठीक है, कब हुई थी? 17 नवंबर 1947 को। और यदि पूछा जाए कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर जीवी मावलंकर ने। किसने की थी? जीवी मावलंकर ने। इस प्रकार आपका सी ऑप्शन सही है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन आपका सही है, जीवी मावलंकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो जब भी संविधान सभा संविधान बनाने के लिए बैठती थी, उसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, क्योंकि अस्थायी थे, स्थायी राजेंद्र प्रसाद जी बन गए थे अपने। और जब संविधान सभा की बैठक एज अ विधानमंडल होती थी, विधायिका के रूप में होती थी, तो उसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर। इस प्रकार आपका सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान के अंगीकृत होने पर उसमें कुल कितने लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए थे? दोस्तों क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान के अंगीकृत होने पर उस पर कुल कितने थे? 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन के तैयार हुआ, तो उस पर कुल कितने लोगों ने साइन किए थे? ठीक है, तो दोस्तों उस पर साइन हुए थे 284 लोगों के। इस प्रकार आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, इसमें 284 लोगों के साइन हुए थे, जिसमें टोटल 8 महिलाओं के भी साइन थे। कितने थे? 8 महिलाओं के भी साइन थे। ठीक है दोस्तों, इसमें 8 महिलाओं के भी साइन थे। टोटल 84 में से 8 महिलाएं थी, इसमें इनके भी साइन करवाए गए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में संविधान पर सबसे पहले संविधान सभा में सबसे पहले और सबसे आखिरी हस्ताक्षर किसके थे? मतलब जब संविधान बन के तैयार हुआ, तो उसमें सबसे पहले साइन किसके थे और सबसे आखिरी साइन किसके थे? ठीक है दोस्तों, तो संविधान में सबसे पहले और सबसे आखिरी साइन किसके थे? आपके ऑप्शन है पंडित नेहरू, फिरोज गांधी, राजेंद्र प्रसाद, फिरोज गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही है आपका बी। ठीक है, यानी सबसे पहले साइन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के थे और सबसे लास्ट साइन फिरोज गांधी के थे। अब कहीं कहीं आपको पंडित नेहरू भी मिलेगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले साइन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ही हैं, क्योंकि ये उस समय सभा के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। तो आप खुद भी सोचिए कि सबसे पहले साइन कौन करेगा? संविधान सभा का अध्यक्ष ही ना, क्योंकि सदस्य तो बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले अध्यक्ष ने साइन किए, और सबसे लास्ट साइन कहलाते हैं फिरोज गांधी के। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 26 जनवरी 1950 को संविधान के तैयार होने पर उसमें कुल कितने भाग, अनुसूची और अनुच्छेद थे? कुल कितने भाग, अनुसूची और अनुच्छेद
थे। तो दोस्तों या तो आपको सबको पता होगा कि उसमें 22 भाग 8 अनुसूची और 395 यानी 22 भाग, ठीक है, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद। तो ये कहाँ पे हमारा ऑप्शन देखते हैं, ये हमारे सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। इसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूची थी और 395 अनुच्छेद है। आज कहा जाए तो आज कितने हैं, तो आज दोस्तों वैसे तो भाई की है 22 ही है, लेकिन वैसे देखेंगे तो अब 25 भाग हैं, 12 अनुसूची हैं और 450 के आसपास हमारे अनुच्छेद हो चुके हैं। तो पहले हमारा जब बना तब इतना था, लेकिन आज हमारे पास हमारे में इतने अनुच्छेद या अनुसूचियाँ हो चुकी हैं दोस्तों, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। 12 भाग से 25 भाग हो गए, 8 अनुसूची से 12 अनुसूची हो गई और 395 अनुच्छेदों से 450 के आसपास अनुच्छेद हो चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था। तो दोस्तों संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा था ये सभी को पता होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, तो इसका सही ऑप्शन है डी, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था हमारे संविधान को बनाने में। ये क्वेश्चन कई बार आता है, इसलिए आपको याद भी होना चाहिए और वैसे आपको पता भी होगा ये आंसर। तो इसका डी ऑप्शन सही है, संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें कुल कितना खर्च आया था, संविधान को बनाने में कुल कितना खर्च आया था। दोस्तों लगभग 65 लाख रुपए, 64 लाख रुपए, 65, 60। तो दोस्तों ऐसा कहते हैं कि उस समय के हिसाब से उस समय पे लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था हमारे संविधान को बनाने में। ये आज के पर्सपेक्टिव से नहीं है, ये 1947-49 के हिसाब से उस समय का 64 लाख रुपए खर्च हुआ था हमारा संविधान बनाने में। इस प्रकार आपका बी ऑप्शन सही है और ये वैल्यू आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के लिए सबसे का सदस्य किस प्रांत सबसे ज़्यादा है। दोस्तों यहाँ पे संविधान सभा के लिए सबसे ज़्यादा सदस्य किस प्रांत से चुने गए, या किस प्रांत से सबसे ज़्यादा सदस्य चुनकर आए थे संविधान सभा के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आज भी होता है वैसा ही तब भी वैसा भी वैसा ही तब भी था। आज ही सबसे ज़्यादा जो लोकसभा है सबसे ज़्यादा सदस्य कहाँ से जाते हैं, यूपी से ना। कितने जाते हैं, 80। तो तब भी संयुक्त प्रांत सबसे बड़ा था, तो संयुक्त प्रांत से ही सबसे ज़्यादा सीटें थी। संयुक्त प्रांत से ही सबसे ज़्यादा सदस्य चुनकर कहाँ गए थे, संविधान सभा में। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश। यानी आज का उत्तर प्रदेश और तब का संयुक्त प्रांत से सबसे ज़्यादा सदस्य चुनकर गए थे। और दूसरे नंबर पे कहा जाए तो दूसरे नंबर पे मद्रास से सबसे ज़्यादा सदस्य चुनकर संविधान सभा में गए थे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका यदि पूछा है कि सबसे ज़्यादा सदस्य किस जगह से चुनकर गए थे, तो सबसे ज़्यादा सदस्य चुनकर गए थे उत्तर प्रदेश से। इस प्रकार आपका ऑप्शन क्या सही होगा, तो इस प्रकार दोस्तों आपका ए ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अब आज के लिए हमारा इतना ही है। अब हम इसके आगे से कल के क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज की वीडियो और उसका डिस्क्रिप्शन या उसकी जो मैंने आपको विस्तार से हर क्वेश्चन के बारे में संबंधित जानकारी दी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपने अब तक हमारे पेज को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस पैंडेमिक में, इस कोरोना काल में घर बैठे पढ़ाई कर सकें और अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर सकें। और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, आपके परिवार अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि दोस्तों आपको कुछ कमी लग रही है इसमें तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, हम उसको भी आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे, उसको पूरा करेंगे। और अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद दोस्तों।